हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों 2024 से लेके 2013 तक के मेंस के जो PYQs हैं उनकी ये सीरीज चल रही है। हम 2023 के क्वेश्चंस आज खत्म कर लेंगे। 2024 और 2023 के कंप्लीट हो जाएंगे और इसी तरीके से हम लगातार 2022, 21 और 2013 तक इन पॉलिटी के PYQs को बेहतर तरीके से कवर करेंगे। ये सीरीज निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। आपको क्वेश्चन को सुनना है, उसकी डिमांड को समझना है और फिर खुद से इस आंसर को लिखना है। तो निश्चित तौर पे ये जो पूरी की पूरी सीरीज है आपके मेंस में काफी ज्यादा लाभकारी होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपके सामने है कि भारत में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की प्रभावी और सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए, यानी महिलाओं की जो प्रभावी भागीदारी बढ़ रही है और साथ ही महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसके लिए नागरिक समाज के जो नागरिक समाज समूह है ना, सिविल सोसाइटी जो ग्रुप्स हैं, उनके योगदान पर चर्चा करें। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि जो राज्य विधानसभा है उनमें महिलाओं की भूमिका बढ़ने में, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने में, महिलाओं के मुद्दे की आवाज उठने में जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं इनकी क्या भूमिका है, हमें सीधे तौर पे ये आंसर लिखना था। यदि हम इस क्वेश्चन की डिमांड की बात करें तो सबसे पहले भूमिका लिख देंगे। भूमिका के बाद हम बात करेंगे इनका क्या क्या योगदान है। ये जो नागरिक समाज जो समूह है ये किस दिशा में योगदान कर रहे हैं, हमें कुछ पॉइंट्स में बताना पड़ेगा। फाइनली हम इनकी कुछ सीमाएं भी बताएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। हम इन सिविल समूह जो ये नागरिक समाज जो समूह है इनकी कुछ सीमाएं भी बताएंगे और फाइनली हम एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 पिलर में हमारा आंसर समावेशित होगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, भारतीय राजनीति में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है कई वर्षों से कम रहा है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे हम डेटा भी दे सकते हैं, है ना, यदि आपको कुछ डेटा याद है। इनफैक्ट हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में जो भारत है कई अफ्रीकी देशों से भी पीछे है। भारतीय आबादी का लगभग आधा हिस्सा होने के बावजूद राजनीति के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और साथ ही राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आंदोलन बढ़ रहे हैं और इन्हीं आंदोलनों के फलस्वरूप हम देखते हैं कि जो 106वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसमें 2026 से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में जो 33% रिजर्वेशन है उसको देने की बात की गई। तो इस तरीके की भूमिका हम लिख सकते हैं और जो नागरिक समाज समूह है उनकी क्या भूमिका है, योगदान है महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के मुद्दे को लेकर। तो सबसे पहला इनका जो योगदान है वो है जागरूकता और वकालत। यानी ये जो नागरिक समाज समूह है ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक असमानताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं। इसके साथ ही महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की जो भी नीतियां हैं उन नीतियों की वकालत करते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन एक नागरिक समाज समूह का एग्जाम्पल है। ये चुनाव में महिलाओं की भागीदारी के बारे में शिक्षित करता है महिलाओं को और मतदाता भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। यानी नागरिक समाज समूहों का जो पहला इनका योगदान है वो है जागरूकता और वकालत। दूसरा है नीतिगत परिवर्तन लाना, यानी महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में विभिन्न अभियान चलाए गए जो संसद और राज्य विधानसभा दोनों में 33% आरक्षण प्रदान करते हैं। ये जो आंदोलन चले ये किसके बिहाफ पे चले, यानी ये जो नागरिक समाज समूह थे ये अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से नीतिगत परिवर्तन लाने के संदर्भ में जो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर लगातार दबाव भी डालते रहे हैं। उदाहरण के लिए के कविता के नेतृत्व वाली भारत जागृति ने महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के संदर्भ में विभिन्न आंदोलन किए। यानी सबसे पहला काम है जागरूकता और नीति वकालत, नीतिगत परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन करना। तीसरा
इनका जो दायित्व है या इनका जो योगदान है वो है कानूनी सुधार। यानी ये जो नागरिक समाज संगठन है ये महिलाओं के पक्ष में कानूनी सुधारों की वकालत भी करते हैं, जिसके अंतर्गत हम 73वें 74वें संविधान संशोधन जैसे एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं, जिनके तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित की गई। यानी अलग अलग समय जो भी प्रयास हुए हैं महिलाओं के संदर्भ में, उसके संदर्भ में इन नागरिक समाज संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कानूनी सुधार में भी ये भूमिका निभाते हैं। अगला है क्षमता निर्माण, यानी महिलाओं के नेतृत्व और राजनीतिक कौशल को बढ़ाने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, जिससे वो चुनाव लड़ने और विधायी प्रक्रियाओं में प्रभावी रूप से भाग लेने में सक्षम हो सके। यानी महिलाओं का क्षमता निर्माण करना, उनको जागरूक करना, इसमें भी इनकी बड़ी भागीदारी है। उदाहरण के लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया ये पुरस्कार और अवसर प्रदान करके सभी हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करती है और साथ ही महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने का काम करती है। यानी क्षमता निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अपने आप में एक आधार है ताकि महिलाएं जागरूक हो, महिलाएं क्षमतावान बने। और जब महिलाएं जागरूक होंगी, क्षमतावान होंगी, बनेंगी, तभी वो राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व बेहतर तरीके से निभा पाएंगी। इसके साथ है शोध आधारित नीति वकालत, यानी कि प्रणालीगत चुनौतियों की पहचान करने के लिए ये जो नागरिक संगठन समूह है ये अनुसंधान भी करते हैं, रिसर्च करते हैं, महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए साक्ष्य आधारित नीति जो सिफारिशें हैं उनको भी प्रस्तावित करते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं के लिए वकालत करने वाला समूह है एक सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, ये महिला सशक्तिकरण और समावेशिता की स्थिति पर शोध करता है। यानी ये रिसर्च करते हैं, उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन करते हैं और किस तरीके से इनकी स्थिति में सुधार किया जाए इसकी सिफारिशें करते हैं जनप्रतिनिधियों के सामने। और साथ ही जागरूकता अभियान की बात हम कर ही सकते हैं। स्त्री शक्ति, इंडियन स्कूल फॉर डेमोक्रेसी, शक्ति और नेत्री ने महत्वाकांक्षी महिला नेताओं को प्रशिक्षण देने और समर्थन देने के लिए शी लीड्स के साथ सहयोग किया। यानी अलग अलग प्रोग्राम्स का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन प्रोग्राम्स के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जाता है राजनीति में भागीदारी करने के लिए। साथ ही राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए होते हैं, यानी ये संगठन राजनीतिक दलों के साथ सक्रिय तौर पे सहयोग करते हैं और महिला उम्मीदवारों को टिकट आवंटन बढ़ाने की वकालत भी करते हैं। सफल महिला विधायकों को रोल मॉडल के तौर पे पेश करते हैं, यानी जो राजनीतिक दल टिकट वितरण करें तो महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाएं। इसमें इस तरीके से भी ये नागरिक समाज जो संगठन है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही कानूनी कार्यवाही, यानी जब भी महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक समाज समूह न्यायिक हस्तक्षेप की मांग के लिए जनहित याचिका जैसे कानूनी उपायों का भी प्रयोग करते हैं। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो नागरिक समाज संगठन है, जो भी महिला जागरूकता, महिला क्षमता निर्माण या महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की दिशा में काम कर रहे हैं, वो अलग अलग लेवल पे काम करके महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने में अपनी भूमिका या अपना योगदान जो है वो निभा रहे हैं। लेकिन इन नागरिक समाज संगठनों की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे सबसे पहले तो इनकी जो पहुंच है वो बहुत ज्यादा व्यापक नहीं है, सीमित पहुंच है ना। दूसरा, संसाधनों की कमी है, इनके पास इतने ज्यादा व्यापक संसाधन नहीं होते कि अपने आंदोलन को लंबे समय तक चला सके। साथ ही राजनीतिक प्रभाव भी होता है इन नागरिक समाज संगठनों के ऊपर। इस राजनीतिक प्रभाव के चलते भी ये अपने उद्देश्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त करने में पूरी तरीके से सफल नहीं होते। साथ ही खंडित प्रयास, यानी हमें लगातार प्रयासों का अभाव दिखता है। जो प्रयास है वो हमें क्रमबद्ध तरीके से ना दिख के टुकड़ों में दिखते हैं, जिसका एक सही रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता। फिर पारंपरिक सत्ता संरचनाओं से प्रतिरोध, क्योंकि जब नागरिक समाज संगठन महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो जो हमारा पारंपरिक समाज है उन पारंपरिक समाज के विरोध को भी झेलना पड़ता है कई बार, कई संदर्भों में नागरिक समाज संगठनों को, और प्रशिक्षण वगैरह के लिए भी सीमित संसाधन है इनके पास।
यानी यहां तक आते आते हम 3 पॉइंट्स बता चुके हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले हमने भूमिका बता दी, दूसरा पार्ट हमने इनका योगदान बता दिया कि ये कैसे कैसे महिला जो भागीदारी है उसके संदर्भ में अपना योगदान देते हैं, और इनकी कुछ सीमाएं बता दी। और साथ ही अब हम निष्कर्ष बताएंगे कि राज्य विधानमंडलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो नागरिक समाज समूह है वो सराहनीय योगदान दे रहे हैं, जबकि समान प्रतिनिधित्व की खोज अभी जारी है। यानी इतने तमाम प्रयासों के बावजूद भी अभी भी आधी आबादी होने के बावजूद महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है राजनीति में वो पुरुषों के समान नहीं है। इन संगठनों ने इस लक्ष्य की ओर एक सतत और उद्देश्यपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करते हुए एक मजबूत आधार जरूर तैयार किया है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार उठ जाते हैं। आप गवर्नेंस में भी नागरिक समाज संगठनों की भूमिका पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं, तो वही सारे एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे लिखने थे। एक बार फिर से क्वेश्चन पे आइए, यानी महिलाओं की प्रभावी और सार्थक भागीदारी के संदर्भ में इनकी क्या भूमिका है, क्या योगदान है। तो सबसे पहले हमने भूमिका बता दी। योगदान के क्रम में जागरूकता और वकालत का मुद्दा है, नीतिगत परिवर्तन लाना, कानूनी सुधार लाना, क्षमता निर्माण करना, शोध आधारित नीति की वकालत करना, साथ ही जागरूकता अभियान चलाना, राजनीतिक दलों के साथ जुड़ाव के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ वार्ता करना, है ना। और साथ ही कानूनी कार्यवाही, जब भी महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा आता है तो कानूनी कार्यवाही भी ये करते हैं, ठीक है। और साथ ही इनकी सीमाएं बता दी और फाइनली निष्कर्ष बता दिया। ये था क्वेश्चन 2023 मेंस का, आईएएस मेंस का पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसे आप लोगों को एक बार खुद से लिख के देखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्रिसमस सेल 27 दिसंबर तक वैलिड है दोस्तों। यदि आपको बैच में एडमिशन लेना है SIP 2025 यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स, यदि 2025 में आप पीटी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन बैच है, जिसमें आपका पूरा GS, CSET, करंट अफेयर्स, कृषि, बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 4,999 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। 27 तक ही ये जो सेल है ये वैलिड है। इसके साथ ही यदि आप फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिसंबर इवनिंग बैच से जुड़ सकते हैं। ये भी 27 दिसंबर तक ही वैलिड है। ये जो ऑफर चल रहा है इस पे यदि आप अभी एडमिशन लेंगे तो मात्र 26,999 में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अभी यदि एडमिशन लेते हैं तो 6 महीने की अतिरिक्त वैलिडिटी इसमें मिलेगी। एक P2I फाउंडेशन बैच है जिसमें PT, मेंस, इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LD Live कोड के साथ ही आपको ये 26,999 में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 101वें संविधान संशोधन यानी GST, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व बताना है। सबसे पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और दूसरा यह किस हद तक संघवाद की समायोजनात्मक भावना को दर्शाता है, यानी संघवाद के एक सहयोगात्मक संघवाद की भावना को ये जो GST है ये दर्शाता है। ये बेसिकली 2 बातें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम भूमिका बताएंगे कि भाई 101वां संविधान संशोधन क्या है, फिर इसका महत्व बता देंगे, फिर इसकी भूमिका बता देंगे, समय मिले तो हम कुछ चुनौतियां भी बता सकते हैं, और साथ ही हम निष्कर्ष बता देंगे। तो हमारा आंसर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं सबसे पहले भूमिका से। भूमिका में हम सीधे तौर पे बताएंगे कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु और सेवा कर यानी GST की शुरुआत की, जिससे पूरे भारत में एक समान कर ढांचा स्थापित हुआ। यानी कि ये केंद्र सरकार और राज्यों के बीच
वित्तीय संबंधों को इसने बदल दिया है, जिससे जो वित्तीय या राजकोषीय संबंध है वो अधिक सहकारी और सहयोगात्मक ढांचा तैयार किया है जीएसटी के बलबूते पे, है ना। तो हमने एक भूमिका बता दी, बिल्कुल एकदम सतही, बिल्कुल नॉर्मल भूमिका है। ध्यान रखिएगा यूपीएससी के क्वेश्चंस में जब हमारे सामने प्रश्न आता है और हमारे सामने 20 प्रश्न होते हैं तो हमें ये रिसर्च करने का मौका नहीं मिलता कि हम क्या शब्द लिखें, है ना, कि मतलब कमाल हो जाए। जो क्वेश्चन की डिमांड है यदि हम उसको भी बेहतर तरीके से फुलफिल कर दें और 20 के 20 क्वेश्चन कर दें तो आप बहुत ही सेफ जोन में खेलते हो। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल भूमिका लेकिन सारी की सारी डिमांड को पूरी करती हुई, क्योंकि इस भूमिका में हमने ये बता दिया कि भाई 101वां संविधान जीएसटी से रिलेटेड है और जीएसटी का मतलब पूरे भारत में एक समान कर ढांचा, और ये जो एक समान कर ढांचा है ये केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है उनको बदलेगा, राजकोषीय संबंधों को बदलेगा, जिससे अधिक सहकारी और सहयोगात्मक ढांचा तैयार होगा संघात्मक व्यवस्था का। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यदि हम सबसे पहला पार्ट है महत्व, है ना, पूछा था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले महत्व में बताएंगे आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा और कराधान बाधाओं में कमी। यानी कि जो जीएसटी है वो वस्तुओं की बाधा मुक्त आवाजाही को बढ़ाता है ना, बाधा मुक्त आवाजाही यानी बहुत बड़े स्तर पे बाधाओं को ये कम करता है। साथ ही एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर आधार को साकार करने में मदद करता है ना। तो एक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिला। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये पॉइंट कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा, बेहतर कर संग्रह, एकीकृत कर संरचना और बढ़े हुए अनुपालन के कारण कर संग्रह बेहतर हुआ है, और जब कर संग्रह बेहतर होगा इससे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को लाभ होगा, तो कर संग्रह बेहतर हुआ, ये भी इसका इंपॉर्टेंस है। तीसरा है पारदर्शिता बढ़ी है, क्योंकि प्रौद्योगिकी को समायोजित किया गया है जीएसटी में, इससे पारदर्शिता बढ़ती है, चोरी कम होती है और अधिक मजबूत राजस्व संग्रह तंत्र सुनिश्चित करती है। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंस है बड़ा कि पारदर्शिता बढ़ी। तीसरा इंपॉर्टेंट है समतापूर्ण राज्य राजस्व, यानी कि जीएसटी के कार्यान्वयन ने राज्यों के बीच राजस्व वितरण के तरीकों को भी प्रभावित किया, यानी कि जनसंख्या और अन्य मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए नियमों के परिणाम स्वरूप राज्यों के बीच राजस्व का अधिक न्याय संगत वितरण हो सकता है। राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी जीएसटी में स्कोप को रखा गया है, लेकिन समतापूर्ण जो राजस्व वितरण जीएसटी के माध्यम से सुनिश्चित हो पाया। तो ये चार बड़े इंपॉर्टेंस हमें दिख रहे हैं, यानी आर्थिक एकीकरण हुआ है बेहतर कर संग्रह हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है और समतापूर्ण राजस्व जो राज्य राजस्व वितरण इसको हम सुनिश्चित कर पाए हैं। अब ये सहयोगात्मक संघवाद को कैसे समायोजित करता है, तो सबसे पहले तो संघीय संस्था के तौर पे जीएसटी परिषद बनाई गई, यानी कि जीएसटी में ये नहीं है कि केवल केंद्र को मजबूत बना दिया, यहाँ पे एक जीएसटी परिषद बनाई गई। आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जैसे उदाहरण के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री शामिल होते हैं जो इसके अध्यक्ष के तौर पे काम करते हैं, वहीं प्रत्येक राज्य के जो वित्त या कराधान मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, यानी संघीय संस्था के तौर पे जीएसटी परिषद बनाई गई है। फिर सहकारी संघवाद के लिए संवैधानिक समर्थन, यानी ये सहयोग को बढ़ावा देता है, राजकोषीय संघवाद या जो संघीय विवाद है उनको प्रभावी ढंग से डील करने या प्रभावी ढंग से संबोधित करता है, संवाद, बातचीत और आपसी समझौते के मंच के तौर पे कार्य करता है, और जब किसी भी राजस्व संबंधी मुद्दे का समाधान संवाद बातचीत के आधार पर निकलेगा तो अंतर सरकारी संबंधों को मजबूत बनाता है। ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आम सहमति पर आधारित निर्णय, कर दर, छूट या प्रशासित मुद्दों से संबंधित निर्णय सहित सभी निर्णय जीएसटी परिषद के कम से कम 3/4 सदस्यों की मंजूरी आवश्यक होती है, यानी ये लगभग आम सहमति के बराबर है। इसमें कोई केंद्र को बहुत ज्यादा वरीयता नहीं दी गई है, तो 3/4 सदस्यों की सहमति जरूरी है। तो आम सहमति आधारित निर्णय लिए जाते हैं। आम सहमति आधारित निर्णय लिए जाएंगे तो सहयोगात्मक संघवाद बढ़ेगा। साथ ही क्षेत्रीय असंतुलनों को भी ध्यान में रखा गया है। जीएसटी परिषद
क्षेत्रीय असमानताओं और विभिन्नताओं या चिंताओं को भी स्वीकार करती है। उदाहरण के लिए जब जीएसटी का प्रारंभिक तौर पे कार्यान्वयन हुआ तो उस दौरान कुछ राज्यों को अपने राजस्व के सामने आने वाली कमी को दूर करने के लिए क्षतिपूर्ति उपकर और जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि जैसी व्यवस्थाएं स्थापित की गई, यानी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असंतुलनों को भी संबोधित किया गया है। यहां तक आते आते हम क्वेश्चन की डिमांड बता चुके हैं, हमने भूमिका बता दी, हमने इंपॉर्टेंस बता दिया जीएसटी का, और हमने ये कैसे सहयोगात्मक संघवाद को मजबूत करती है उसको बता दिया। लेकिन इसकी कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे राज्यों के द्वारा लगातार मुआवजों की मांग है ना, यानी मुआवजा मिलने में देरी के चलते कई राज्यों में असंतोष देखा गया, जिसके चलते संघीय तनाव बढ़ेगा केंद्र राज्य संबंधों में, तो ये एक चुनौती है। दूसरा, ऊर्ध्वाधर असमानता और राजकोषीय विषमता। केंद्र सरकार के पास थोड़ी ज्यादा पावर है जीएसटी के संदर्भ में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे केंद्र सरकार तंबाकू पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और गैर साझा उपकर और अधिभार लगाने की शक्ति रखती है, जबकि राज्यों के पास ये शक्ति नहीं है। यानी कुछ शक्तियां ऊर्ध्वाधर, यानी हम बात करें ऊर्ध्वाधर स्तर पे तो केंद्र थोड़ा ज्यादा मजबूत हमें दिखता है। अब हम बात कर सकते हैं निष्कर्ष की कि जीएसटी के क्रियान्वयन ने भारत में अधिक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण कर व्यवस्था में योगदान दिया है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या था इस क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल, जीएसटी को आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, पॉलिटी में भी पढ़ा होगा और हालांकि उस समय करंट का क्वेश्चन था तो पूछ लिया गया है ना। यहाँ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ये दिखाते हैं कि जो रिसेंट संविधान संशोधन है, विशेष तौर पे मान लो कोई महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में है या फिर कोई संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में है, वहां से सीधा क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान रखिएगा भूमिका, महत्व और उसके बाद जो है भूमिका, महत्व और साथ ही सहयोगात्मक संघवाद बढ़ाने की दिशा में प्रयास, चुनौतियां और निष्कर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे आई थिंक 2023 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल की क्लास से हम 2022 के क्वेश्चंस को शुरू कर देंगे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लग रही होगी, लेकिन केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको इन सारे क्वेश्चंस को खुद अपने हाथों से भी लिखना है ना। आप यदि 2013 से 2024 के सारे क्वेश्चंस को एक बार लिख लेंगे तो आप बहुत बेहतर करेंगे, आप मानिए इस बात को। ठीक है, आशा करती हूँ परिचर्चा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, अपना ख्याल रखिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।